Hi guys, so let us now start with chapter number 14. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑल अबाउट मनी. यस, बट मनी से पहले कैसे चीज़ें मिलती थी या से एक्सचेंज होती थी, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बार्टर सिस्टम. सो फर्स्ट विल सी कि बार्टर सिस्टम क्या था. मतलब मनी आने से पहले भी कुछ हुआ करता था एंड दैट सिस्टम वाज बार्टर सिस्टम. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट वाज बार्टर सिस्टम और वो क्यों बंद हुआ एंड नीड फॉर मनी क्यों आ गई. देन विल सी डेफिनेशन एंड फंक्शंस क्या होते हैं मनी के, एंड लास्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मनी. सो मनी एंड इट्स रोल. बार्टर सिस्टम. In the past, when people were living in small societies and they were not much development as you see today, they were helping each other through barter system to mutually benefit one another. So barter system basically क्या होता है, जिसमें दोनों पर्सन लोग एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं थ्रू एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज. What is the meaning of barter system? What is barter system now? Barter system means exchange of one kind of good and service for another kind of good and service. There were no involvement of money in barter system. Of course, money नहीं था तभी तो barter system था. हम देखेंगे आगे क्या होता है वो. When one good is exchanged for another good without use of money, we call it trade through barter system. बहुत सिंपल से मुझे चाहिए एक नोटबुक. अगेन अपना बेस्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्ट ए नोटबुक. ठीक है, मेरे पास 10 पेन का बॉक्स है एंड यू हैव ए नोटबुक. अब मुझे क्या करना होगा, मुझे नोटबुक अगर चाहिए तुमसे तो मुझे बदले में तुम्हें कुछ सामान देना पड़ेगा. ठीक है, तो आई विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ 10 पेन्स और बदले में मैं तुमसे क्या ले लूँगी, नोटबुक. सो दिस वॉज बार्टर सिस्टम कि एक गुड दिया सामने, उसके सामने हमने एक गुड लिया, तो वन गुड इज़ गिवन टू प्रोक्योर अदर गुड. हो सकता है कि मैं नोटबुक के सामने नोटबुक ले रही हूँ, वो उनका अपना अलग सिस्टम था कैसे क्या एक्सचेंज करना है. इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या सामान एक्सचेंज होते थे और क्या क्या चीज़ के बेसिस पे होता था, पर से एक गुड अगर जाता था तो सामने एक गुड आता था. दैट इज़ बार्टर सिस्टम. ना उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है. इन द पास्ट ट्रेड्स फ्रॉम यूरोप यूज टू ट्रेड गुड्स सच एज फर एंड क्राफ्ट इन रिटर्न फॉर परफ्यूम एंड सिल्क. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर और क्राफ्ट दिया और बदले में क्या लिया, परफ्यूम और सिल्क ले लिया. In many tribal societies in India, families used to exchange labor services in return for food and other labor service. यानी कि हमने लेबर को बुलाया काम करवाने के लिए और बदले में हमने उनको क्या दे दिया, मनी तो था नहीं, तो उनको बदले में फूड दे दिया या उनको कुछ हेल्प कर दी. सो दिस वॉज अगेन सर्विस भी इंक्लूड होती थी बार्टर सिस्टम में. इट वॉज नॉट ओनली अबाउट गुड्स बट सर्विसेज भी इंक्लूड होती थी. जैसे लेबर ने अपने को एक बिल्डिंग बनाकर दे दी एंड हमने उनको बदले में क्या दिया, 2 टाइम का खाना दे दिया, उनकी फैमिली को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर दी. सो दिस इज़ अगेन अ बार्टर सिस्टम. For example, if a family needs laborer to harvest crop, then another family would come to provide the service with the promise that it will get the same type of help in return, either for harvesting crop or roofing house. This type of practice is still prevalent today in remote tribal areas. और ये अभी भी रिमोट जो एकदम छोटे गाँव वाँव होते हैं जहाँ एकदम से मतलब मनी का इन्वॉल्वमेंट उनको नहीं करना है. नॉट बिकॉज मनी डजेंट एग्जिस्ट, बिकॉज मनी तो एग्जिस्ट करता है, बट स्टिल इफ़ दे वांट तो ऐसी चीज़ें होती है कि फैमिली क्या करती है, अगर उनको लेबरर चाहिए तो एक फैमिली आती है, लेबर सर्विस देती है और बदले में उनको अगेन वो क्या कुछ सर्विस दे देते हैं, सो दैट मनी के बदले सर्विस काम आ जाती है. People in various occupations, namely farmer, artisans, cobblers, carpenter, used to exchange their product and service among themselves. तो मतलब क्या होता था, से आई एम कॉबलर, ओके, मैं कॉबलर हूँ और सामने तुम फार्मर हो. तो मुझे अगर फार्मर की कुछ सर्विस चाहिए, मुझे मेरे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कोई सर्विस चाहिए, तो आई विल टेल यू कि तुम इधर आके मुझे क्रॉप ग्रो करके दे दो एंड बदले में मैं तुम्हें कॉबलर की सर्विस दे दूँगी. तो ऐसा भी हो सकता था. मतलब कुछ भी पॉसिबल था, बस एक्सचेंज होना चाहिए कि अगर सामने हम गुड्स दे रहे हैं या सामने हम सर्विस दे रहे हैं तो बदले में गुड्स और सर्विस आ भी रहा है. तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कोई रिच फैमिली है उन्होंने ही कोई पुअर को हेल्प किया. पुअर है या कोई भी ऑक्यूपेशन वाले लोग हैं, वो लोग भी आपस में एक दूसरे को हेल्प करते थे.
दिस वॉज ऑल द बार्टर सिस्टम. हमें इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में अबाउट बार्टर सिस्टम. डोंट गेट इन टू द डीप कि मैम 2 नोटबुक के बदले कितने पेन्स देने पड़ते होंगे, या कितनी स्टेशनरी आइटम्स देनी पड़ती होगी, या क्या सर्विस के बदले क्या सर्विस होती थी. ये सब उनके अपने रूल्स होते थे. वी आर नॉट सपोज टू गेट इन टू दैट डेप्थ. हमें सिर्फ इतना समझना है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है. देन नीड फॉर मनी. ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें मनी की नीड आ गई. नाउ यू थिंक, खुद से सोचो कि ऐसा क्या हो सकता है. 2-3 रीज़न तुम खुद ही समझ जाओगे कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर से मुझे मिल्क चाहिए, ठीक है, तो मुझे बदले में अगर मिल्क के कुछ ऐसा सामान देना होगा जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाता है, पर उसको अभी नहीं चाहिए वो सामान, तो मुझे क्या होगा, मेरा तो आइटम वेस्ट हो जाएगा. तो मतलब ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई, नॉट छोटी, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से कभी कभी क्या हो रहा था, बार्टर सिस्टम पॉसिबल ही नहीं था. मतलब कब मनी का नीड आया, जब कोई चीज़ का पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है. बार्टर सिस्टम एक एक्सटेंट तक अच्छा लगता था, पर कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ हो जाती थी जिस वजह से बार्टर सिस्टम वॉज ए बिग नो. तो हमें मनी की नीड आ गई. नाउ barter system as described above is not prevalent now. In today's world, nobody pays any good in exchange for another good. हम कोई भी गुड लेने के लिए बदले में कोई गुड देते, ऐसा नहीं होता है. Everybody pays money to buy goods and service. So the following question arises: why is barter system not prevalent now, and why did need for money arise? तो हमारा क्वेश्चन ये कि मनी की नीड आखिरकार आई क्यों. The answers to these questions lie in the fact that barter system has many demerits. Demerits मतलब disadvantages यानी limitations. Advantages का उल्टा. तो इसके कुछ नुकसान है, हिंदी में बोलो तो, जिस वजह से बार्टर सिस्टम के कुछ ऐसे नुकसान होने लगे जिस वजह से हमें मनी का नीड आया. सो व्हाट आर द demerits of barter system? First is a common problem with the barter system is lack of double coincidence of wants. What does this mean? Double coincidence of wants mean that if one wants to exchange some good with another person, then the latter must also be willing to exchange his goods with the first person. यानी कि सिंपल एग्जाम्पल, ये सपोज एक पर्सन है, इसका नाम है ए, ठीक है, और ये सपोज एक पर्सन है जिसका नाम है बी. अब ए को चाहिए थे क्या, नोटबुक्स चाहिए थे. तो ए ने गया बी के पास है, बोला कि मुझे नोटबुक्स चाहिए, पर बी ने बोला कि बदले में तुम मुझे क्या दोगे. तो उसने बोला मेरे पास से बहुत सारे पेन्स पड़े. तो बी ने कहा पर मुझे तो पेन्स नहीं चाहिए, आई ऑलरेडी हैव पेन्स. तो हाउ विल दे एक्सचेंज. मतलब ए को तो नोटबुक्स चाहिए, उसको बहुत कंपलसरी है, पर बी को पेन्स नहीं चाहिए. तो इन दोनों को सेम टाइम पे कोई वांट की ज़रूरत है ही नहीं, मतलब दोनों को नीड है ही नहीं, दोनों को एक्सचेंज करना ही नहीं है. से अगर कोई सी पर्सन है, ठीक है, उसके पास पेन्स ही नहीं है, से उसके पास नोटबुक्स ही नहीं है, तो सी ए को कैसे नोटबुक देगा जब उसके खुद के पास नोटबुक्स नहीं है. तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसे हम बोल सकते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स का प्रॉब्लम आ रहा था. यानी कि दोनों को एक साथ नीड हो किसी चीज़ का, ऐसा हो सकता है पॉसिबल नहीं है. सो लैक ऑफ मतलब डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट नहीं हो रहा था. ओके, नाउ टेक फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन वॉन्ट्स, ओके योर ऑल्सो एग्जाम्पल इज गिवन. एक पर्सन को क्लॉथ चाहिए एंड ही हैज़ राइस विथ हिम टू ऑफर इन रिटर्न. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये ए पर्सन है, अगेन इसको क्या चाहिए, क्लॉथ चाहिए, और इसको बदले में क्या देना है, राइस देना है. मतलब इसके पास राइस पड़े हुए हैं और इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए क्लॉथ. नाउ then he can exchange in rice for cloth with another person who has cloth and who also wants rice. तो मतलब उसको ऐसे पर्सन के पास जाना होगा जो राइस ले लेगा और बदले में इसको क्लॉथ दे देगा. In practical life, such situation may or may not arise if the person who has cloth does not want rice. An exchange of rice for cloth will never take place and both individuals cannot satisfy their wants. Again, जैसे मैंने नोटबुक और पेन का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे राइस और क्लॉथ का एग्जाम्पल दिया है. ए को चाहिए था क्लॉथ और ए के पास देने के लिए क्या था, राइस. बी के पास ऑलरेडी राइस है, ठीक है, उसको राइस नहीं चाहिए. ही कैन ऑफर क्लॉथ से फॉर एग्जाम्पल, बट ही डू नॉट वांट राइस. तो कैसे वो बदले में क्लॉथ देगा, उसके पास तो सिर्फ ए के पास सिर्फ राइस ही ऑफर करने को. सो हाउ विल ही गिव. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लैक हो रहा है किस चीज़ का, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स. यानी कि दोनों को एक साथ एक टाइम पे सामान चाहिए, ऐसा नहीं पॉसिबल हो रहा है. नाउ this is an example of lack of double coincidence of wants. So barter system will work when there is double coincidence of want, otherwise it will not work. A related problem of barter system was that
One had to spend a lot of time in searching for the person who is ready to exchange. However, in the earlier period of human civilization, this was a very difficult task as there was no proper facility with regard to transport and communication. अभी अगर हम चाहें तो ऐसा फिर भी सोच सकते हैं कि मैं कॉल करके किसी को पूछ लिया, से हमें ऐसा होता है कि हमें कुछ हेल्प चाहिए, अगर एक फ्रेंड नहीं हेल्प कर पा रहा तो हम सेकंड फ्रेंड को कॉल कर लिए या थर्ड को कर लिए, हमें उसके घर नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। सो उस टाइम क्या हो रहा था, जब बार्टर सिस्टम था इतना अच्छा फैसिलिटी नहीं था कि कॉल करके पूछ लिया, उनको ट्रैवल करना पड़ता था, घर जा के पूछना पड़ता था, एंड दैट यूज टू बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब जब तक उसको अपने लिए क्लॉथ चाहिए होता था तब तक तो उसकी वांट ही ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि उसको पर्सन ढूंढना पड़ता था जिसको राइस चाहिए और बदले में वो क्लॉथ दे सके। सो दिस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज इसका क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। Second is lack of division of goods. Now, certain goods are not physically divisible into small pieces. Suppose a person possesses a cow and he wants items such as cloth, food, grains, etc. Then, how much of cow can be traded for cloth? How much of cow can be traded for food grain? It was difficult to determine. यहाँ पे मैंने एक काव बना रखी है, जस्ट बना रखी है, डोंट जज माई ड्राइंग स्किल्स। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, एक पर्सन है ए, अगेन ए को चाहिए था, क्या चाहिए था, ए को चाहिए था राइस, और उसके पास थी काव, तो अब उसको चाहिए 20 kgs राइस, ठीक है। तो अब वो कैसे काव को देगा, ठीक है, मतलब से फॉर एग्जांपल उसने बोला कि मैं एक काव देता हूँ, आप मुझे बदले में 20 kgs राइस दे दो, पर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, अब उसको 10 kgs ही राइस चाहिए थे, तो अब वो क्या काव को हाफ करके देगा? इज इट इवन पॉसिबल कि वो काव को आधा काट के दे दे? काव का फिर काम ही क्या, काव गॉन, ठीक है, काव बचेगी ही नहीं। तो अगर हम गाय को ऐसे आधा काट के देंगे तो क्या मतलब रह जाएगा, ना वो दूध दे पाएगी और ना कोई काव का यूज़ रहेगा। तो उस वजह से हम कोई सामान को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगेन दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, कि वो डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं कर सकते। हम मनी के तो डिवीजन देख सकते हैं। आप जो जो डिसएडवांटेज देखोगे, यू विल ऑब्जर्व कि जो जो डिसएडवांटेज हो रहे हैं बार्टर सिस्टम के, वो ही एडवांटेजेस बन जाएंगे मनी के। देखो, फर्स्ट वाला अगर मैं बताऊँ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की बात करें, तो अगर हम कोई अभी सामान खरीदने चाहते हैं तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि सामने वाले को हमें क्या देना पड़ेगा। वी जस्ट कैन गिव मनी एंड हमारा काम हो जाता है। सेकेंड, लैक ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स। हमें पैसे आराम से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई सामान हम से कोई सब्जी लेने जा रहे हैं तो हम उसको 20 रुपये की भी ले सकते हैं, 10 रुपये की भी ले सकते हैं। हमें ये नहीं देखना पड़ता है कि हमें बदले में क्या गुड देना है। तो जो जो डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं बार्टर सिस्टम के, दैट विल टर्न इनटू एडवांटेजेस ऑफ मनी। सो लैक ऑफ डिविजन ऑफ गुड्स। थर्ड पॉइंट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स. Under barter system, it was difficult to equate the value of different goods which were traded because of lack of common unit of measurement. ये ऊपर से ही सिमिलर पॉइंट है कि हम उसको कोई वैल्यू नहीं दे पा रहे। मतलब मैं काऊ को कोई किसी पर्सन के हिसाब से हो सकता है कि वो बोले कि मेरी काऊ के हिसाब से 30 kgs राइस मुझे मिलने चाहिए, कोई पर्सन बोलता है कि मेरी काऊ के हिसाब से 20 kgs राइस मिलना चाहिए। तो इस वजह से हम एक प्रॉपर यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं बना पा रहे। अभी हम मनी में क्या कर पाते हैं, कोई नोट अगर 20 का है तो उसकी वैल्यू 50 ही रहने वाली है, भले ही वो किसी के पास भी हो, राइट। सो डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स पॉसिबल नहीं था। सो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट. Taking the example in the previous paragraph, it will be very difficult to determine the amount of cow required to trade for some specific amount of food grains or some yards of cloth. Also, it sounds absurd और ये थोड़ा अजीब हो जाता है. This happens because a cow can never become a common measure of value. This problem is same for all the goods. मतलब हम काऊ को कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं बोल सकते, जैसे मनी जैसे काऊ को हम ट्रीट नहीं कर सकते। हो सकता है ना सबके पास काऊ नहीं है, अगर सबके पास काऊ होती तो फिर भी एक बार के लिए हम समझ लेते कि हम काऊ के बेसिस पे सामान एक्सचेंज करेंगे, बट सबके पास सेम गुड्स होना पॉसिबल नहीं हो सकता। उस वजह से कोई कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी नहीं बन सकता। सो वी रेड 3 प्रॉब्लम्स। फर्स्ट था क्या था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. सेकंड इज लैक ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स एंड थर्ड इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट. सो इसका मेन हेडिंग होना चाहिए थर्ड का, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट. फोर्थ इज another problem of barter system is that person must store a large volume of his own good in order to exchange for his or her desired good with others on basis. एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ फार्मर हु हैज़ प्रोड्यूस wheat, obviously he will use some amount of wheat for his own consumption and keep
सम अमाउंट टू गेट अदर नेसेसरी आइटम बाई ट्रेडिंग विद अदर्स। एक फार्मर है, उसने क्या ग्रो किया, उसने ग्रो किया वीट। अब उसने वीट बहुत सारा ग्रो कर दिया, थोड़ा वीट उसने अपने खुद के लिए रख लिया यूज़ करने के लिए, एंड थोड़ा वीट उसने क्या किया, एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया, ताकि उसको कोई और सामान चाहिए, बदले में उसको कोई कारपेंटर की सर्विस चाहिए, से उसको कॉबलर की सर्विस चाहिए, तो उसके लिए वो वीट देकर सर्विस ले सकता है। नाउ if he wants furniture, then he will go to a carpenter who is willing to trade furniture in return of his wheat. Similarly, if he wants cloth, then he has to trade with a weaver who is ready to give cloth by receiving wheat. So, the farmer must construct a warehouse first to keep a stock of his wheat in order to carry out the transaction at the time of his needs for desired goods. पर इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने लिए एक वेयर हाउस बनाना पड़ेगा। वेयर हाउस मतलब क्या होता है, एक से जहाँ पे हम सामान स्टोर करते हैं, जो हम गोडाउन बोलते हैं, जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती है, जो एक्सेस में होती है। तो वैसे ही उसको वीट स्टोर करने के लिए एक वेयर हाउस लगेगा। बट कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग अ वेयर हाउस वॉज इटसेल्फ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन अर्ली डेज ऑफ सिविलाइजेशन। इनका मेन क्या पॉइंट बोल रहा है ये, कि हमें बहुत ज़्यादा सामान स्टोर करना पड़ता, और क्योंकि स्टोर करना पड़ता तो उसका हमारा कॉस्ट भी आता, उसके लिए हमें अच्छी खासी जगह भी चाहिए होती, और उसकी वजह से हमें क्या लगता, बहुत थोड़ी प्रॉब्लम भी आती, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं था कि हम अपना वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट कर ले, और इतना सब कुछ स्मूथ नहीं था इन द प्रीवियस अर्लियर डेज। सो देयरफॉर दिस वॉज अगेन अ प्रॉब्लम कि हमें अगर कोई सामान बना रहे हम, तो उसे हमें बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता था और उसको हमें स्टोर करना पड़ता था, सो दैट वी कैन गिव। क्या मनी को अभी हमें स्टोर करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है? नो, नॉट एट ऑल। वी कैन कीप इट एट बैंक। हम स्टोर भी करें तो मनी कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेता है कि हमें उसके लिए एक वेयर हाउस बनाना पड़े। वी कैन ईजिली स्टोर इट in best possible manner. Finally, a major problem of barter system is that a good loses its original quality and value if it is stored for a longer period. ठीक है, हमने ऐसा माना कि स्टोर भी कर लिया, से वेयर हाउस भी बना लिया, पर जब हम कोई सामान बहुत टाइम तक स्टोर करते हैं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। अगर हम कंपेयर करें, वीट जब ग्रो के फ्रेश रहता है तो उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, पर ओवर द टाइम उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मुझे फर्स्ट डे पे 10 kgs वीट से कोई सामान मिल रहा था, तो थोड़े दिनों बाद हो सकता है मुझे 30-40 kgs देने पड़े वीट के, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है। मतलब अब वो इतना फ्रेश नहीं रहा। हम कोई आटा लेके आते हैं चक्की से, तो वो एकदम फ्रेश वीट का अगर होता है तो ज़्यादा अच्छा बनता है, और अगर वो थोड़ी पुरानी होती है तो हो सकता है थोड़ा ख़राब भी हो जाए, तो हमें ज़्यादा वीट यूज़ करना पड़ता है। मैनी गुड्स सच एज सॉल्ट, वेजिटेबल आर पेरिशेबल। पेरिशेबल यानी कि जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। Hence, goods were never accepted for trading in future because they could not be used as store of value. This also implies that no good could be used for the purpose of lending and borrowing. कोई कोई सामान ऐसे थे कि हम बहुत टाइम तक उसको स्टोर नहीं कर सकते, एंड देयरफॉर वो गुड्स का कोई यूज़ ही नहीं था। से मैं फार्मर हूँ, ठीक है, आई एम ग्रोइंग वीट, पर अगर वीट में ग्रो करके कुछ मुझे सामान चाहिए तो मुझे उसको अर्ली बेसिस पे लेना होगा, पर मुझे अगर वो चीज़ अभी चाहिए ही नहीं तो मुझे कितनी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मुझे फ्रेश वीट बना के बेचना पड़ेगा, सो दैट आई कैन गेट जितना 10 kg है उसमें मुझे सारा सामान मिल जाए, एंड दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो हमने 5 डिमेरिट्स देखे, 5 डिसएडवांटेजेस देखे किसके, बार्टर सिस्टम के। फर्स्ट वॉज वॉट, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ऐसा पॉसिबल नहीं है हर बार कि दो जन को सेम टाइम पे कोई वांट, मतलब कोई सामान चाहिए। सेकेंड वॉज लैक ऑफ डिविजन ऑफ गुड्स। गुड्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते इन डिफरेंट पीसेस, कोई सामान को। थर्ड वॉज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक कॉमन यूनिट नहीं है जो सबके पास अवेलेबल हो, ऐसा कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं था। फोर्थ वॉज स्टोर ऑफ वैल्यू। हम काफ़ी टाइम तक कोई सामान को स्टोर नहीं कर सकते। एंड फिफ्थ वॉज ओरिजिनल क्वालिटी थोड़े टाइम बाद डिग्रेड हो जाती है। सो इतनी 5 प्रॉब्लम्स आने की वजह से, दीज आर जस्ट 5 प्रॉब्लम्स रिटन इन द बुक, पर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो और भी बहुत प्रॉब्लम्स आई होगी बार्टर सिस्टम की, जिस वजह से अब हमें लगा कि वी कैन नॉट कंटिन्यू विद बार्टर सिस्टम, वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन। और हमारा सोल्यूशन क्या बना, मनी। Due to the above problems, the barter system could not continue for long. As human civilization progressed, people realized that there has to be some common medium of exchange which can be easily carried, stored, and used to express value of goods, so money came into being. Hence, the need for money arose due to failure of barter system. Now, we'll enter into money. Money क्या होता है, definition देखेंगे, उसके functions देखेंगे। Money is defined as something which is generally accepted by the society as medium of exchange and which can act as unit of account,
can store value and can be used for repayment of debt. Okay, pay attention. DEBT हो सकता है तो मैं डेबिट लगे, but this is debt. We say debt. B silent होता है. Okay, so don't say कि मैं गलत pronounce कर रही हूँ. DEBT is pronounced as debt. The functions of money can be known from the definition. हम इसको डीप में देखेंगे. फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. क्या फंक्शन है मनी का? मनी पहले तो मैं बता देती हूँ, एक ऐसी चीज़ होती है जो जनरली एक्सेप्टेड होती है. जनरली एक्सेप्टेड यानी कि ये हर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक्सेप्ट किया जाता है. हाँ, हर कंट्री का अपना अलग मनी का वो होता है, एक से डॉलर होता है, रुपीज़ होता है, करेंसी रहता है, बट दैट इज़ नॉट द इशू. पर अल्टीमेटली ये सब कुछ क्या है? मनी ही है. सो मनी क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड होता है, हर जगह एक्सेप्ट होता है बाई सोसाइटी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज करने के लिए एक मीडियम बना हुआ है जो यूनिट ऑफ अकाउंट भी होता है, स्टोर भी कर सकते हैं और रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए भी यूज़ होता है. सो फर्स्ट फंक्शन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज दैट it acts as a medium of exchange. This means that people can buy or sell goods and service with the help of money. Money is received by the seller who sells the goods. Money is paid by the buyer who buys the good from the seller. Now, कौन रिसीव करता है मनी को? ऑफकोर्स जो सामान बेच रहा होता है उसको मनी मिलता है, एंड द सेलर इन रिटर्न गिव्स द गुड्स एंड सर्विस. सो हमने 10 रुपये दिए पेन खरीदने के लिए, सेलर को 10 रुपये मिले और उसने बदले में क्या दे दिया? पेन दे दिया. तो ये क्या हो गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. सिंपल. Measure of value. Another fundamental function of money is that it serves as unit of account or common measure of value. The value of good is determined by multiplying its price with quantity of sold in the market. हम कैसे वैल्यू निकालते? हम एक सामान लेते हैं, से मैंने एक पेन ले लिया, 1 पेन आई गॉट, और उस पेन का प्राइस था 10 रुपीज़. सो मैं कैसे वैल्यू निकालूंगी? 10 × 1 दैट इज़ 10 रुपीज़ टोटल हुआ. हम कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं, आप सपोज 3 पेन लेने गए, तो व्हाट यू विल डू? हाउ यू विल कैलकुलेट कि हमें कितना टोटल मनी देना है? 10 × 3 दैट इज़ 30. तो हम टोटल कितने पैसे देते हैं? 30 रुपीज़ देते हैं. सो ये मेजर ऑफ वैल्यू भी हो गया. हमें काउ जैसे ऐसे डिवाइड नहीं करना पड़ता है. वी कैन मेजर easily. Since the price is expressed as monetary units, the value of good is also expressed in monetary term. तो हम गुड्स का सामान जब बोलते हैं कि ये इतने रुपए का है, ये इतने पैसों का है, तो ये क्या हो रहा है? हम उसको एक वैल्यू दे रहे हैं. तो गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे वैल्यू मिल रही है? मनी के थ्रू. लेट प्राइस ऑफ राइस बी 20 per kg. 1 bag फुल ऑफ राइस वेज 25 kg. से 25 kgs है राइस का और 1 kg 20 रुपीज़ का है. तो 25 × 20 यानी कि जो पूरा बैग होगा वो 500 रुपीज़ का हो जाएगा. वी नो दिस. ओके. स्टोर ऑफ वैल्यू. जैसे मैंने बोला, मनी को हम स्टोर कर सकते हैं ईजिली. मनी ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. हाउ? As medium of exchange, you can pay money to buy goods. This means if you have money, you have the power to purchase goods or service. So money has purchasing power. The value of good is contained in the purchasing power. Hence, value of good is indirectly stored in money you hold. Similarly, as seller of good, you receive the money, which means value of good you sold comes back to you through money. यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू को इन लोग ने एक और स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर एक और चीज़ बता दी है. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि स्टोर ऑफ वैल्यू, हम उसको वैल्यू जो हमारा मनी है उसको हम स्टोर कर सकते हैं. सेकेंड इज़ वर्टिकली मनी गिव्स यू पावर, परचेजिंग पावर. मतलब हमें कोई भी सामान चाहिए, हम इतना क्यों मेहनत करते टू अर्न मनी, हम इतना मनी को वैल्यू क्यों करते? बेसिकली बिकॉज वो हमें कुछ ऐसी बदले में चीज़ दे सकता है जो हमें चाहिए. से मुझे अगर एक घर चाहिए, मुझे एक कार चाहिए, मुझे कुछ भी सामान चाहिए, जैसे मुझे फर्नीचर ख़रीदना हो, मुझे एनीथिंग आई वांट टू बाय, बदले मुझे मनी देना पड़ेगा. एंड देयरफॉर मनी के पास एक परचेसिंग पावर आ जाती है. सो स्टोर ऑफ वैल्यू हेडिंग है, बट अल्टीमेटली टॉक्स अबाउट परचेसिंग पावर. Sushila has got some mangoes which she sells to a buyer for rupees 250. This means a value of 250 was exchanged. The buyer who purchased the mangoes has the purchasing power to give 250 as value. तो अल्टीमेटली यही है कि मनी के पास एक परचेजिंग पावर है. Hence a value 250 was stored in the money received by Sushila. As in जो मनी है उसमें स्टोर क्या कर रहा है? वैल्यू स्टोर कर रहा है. दे आर नॉट टॉकिंग बेसिकली अबाउट कि हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, बट दे आर टॉकिंग अबाउट कि हम मनी के अंदर एक वैल्यू रहता है, मनी के पास एक वैल्यू है, वो स्टोर करके रखता है. Sushila could not have stored mangoes, but she can definitely store money which has stored the value of 250. हम चीज़ों को ऐसे स्टोर करके नहीं रख पाते, वैल्यू नहीं कर पाते, क्योंकि थोड़े टाइम बाद मैंगोज़ ख़राब हो जाते, पर रुपीज़ के अंदर वैल्यू है.
Making payments in future. We all indulge in lending and borrowing activities. Suppose your friend requests you to give him 300 to purchase a book. Because he does not have any money at present, he promises to pay back money after a week. If you agree with this and actually give him the money, then you will be called lender and your friend will be called borrower. So क्या होगा, मतलब जो सामान जो मनी लेता है, मतलब बोरो कर रहा है, उसको हम बोरोवर बोलते हैं. से एक ए पर्सन है, ठीक है, दिस इज़ ए पर्सन, ये बी पर्सन है. ए पर्सन को 300 रुपये चाहिए थे, तो उसने बोला कि बी मेरे पास पैसे नहीं है, कैन यू लेंड मी. तो इसने बोला ठीक है. तो अब लेंडर कौन हुआ, लेंड कौन कर रहा है, बी कर रहा है. तो बी बिकम्स अ लेंडर एंड ए बिकम्स अ बोरोवर. जो बोरो कर रहा है ही इज़ अ बोरोवर. सो देयरफॉर क्या हो रहा है, एज अ लेंडर बी क्या करेगा, यू कैन ऑल्सो चार्ज सम इंटरेस्ट ऑन मनी. अगर बी को चाहिए तो बोल सकता है कि ठीक है, मैं देखो अभी 300 रुपये देता हूँ, पर तो मुझे जब बाद में देगा तो थोड़े रुपये ज़्यादा देना. If you charge no interest, then your friend will pay you 300 after a week. If you charge ₹1 as interest, okay, अगर हम 1 रुपये चार्ज करेंगे तो वो 301 देगा. Simple. Like your friend, there are many people who want to borrow money today to satisfy their present needs with the condition that they will settle the payment along with interest in some future date as agreed with the lender. This payment is acceptable in money only. तो अब मनी में पॉसिबल है कि अगर मैं बोलती हूँ कि अभी मेरे पास नहीं है तो मैं बाद में जाके पे कर सकती हूँ, पर गुड्स एंड सर्विसेज में ऐसा पॉसिबल नहीं होता था. क्यों, क्योंकि अगर मुझे कोई सामान अभी चाहिए तो मैं उसको कैसे बोल सकती हूँ, मैंने उससे कोई सामान ले लिया. एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है. ए पर्सन को चाहिए थी नोटबुक और उसने बी पर्सन से नोटबुक अभी ले ली, पर वो बोलेगा कि मैं तेरे को बाद में जाके पेन दूंगा. तो वो बोलेगा बी पर्सन कि मेरे को बाद में जाके चाहिए ही नहीं, तो मैं बाद में जाके क्यों लूँगा पेन. तो मैं वो क्या बेसिस पे उसको लेंड करेगा, कैसे वो मान लेगा कि हाँ वो बाद में जाके देगा. पर मनी में ऐसा हो सकता है, हम श्योर हो सकते हैं कि अगर उसको अभी दे रहा हूँ तो बाद में जाके अगर वो मुझे देगा पैसे, ऑफकोर्स अगर बाद में जाके वो 300 रुपये मुझे लौटाएगा तो उसका कुछ ना कुछ काम आएगा मुझे, मतलब वेस्ट नहीं होने वाले. सो देयरफॉर मनी को क्या कर सकते हैं, फ्यूचर पेमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. Let us think for a while. Okay, so money has acted as standard of deferred payment. Deferred payment मतलब future में जाकर होने वाला payment. Let us think for a while that your friend gives you the book which he purchased instead of 300 or 301. Then will you accept this? Most probably not. मतलब अगर तुमने किसी को 300 रुपये दिए और थोड़े दिनों बाद, एक हफ्ते बाद उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं आए अभी तक, मेरे पास 300 रुपये अभी भी नहीं है, क्या मैं तुझे एक नोटबुक दे दूँ, चल जाएगा. तो विल यू एक्सेप्ट दैट. हो सकता है आप कर भी लो, पर चांसेस मोर क्या होंगे कि आप बोलो कि मुझे 300 रुपये ही चाहिए, मुझे बुक नहीं चाहिए. अगर आपके पास ऑलरेडी बुक होगी तो आप उस बुक का करोगे क्या. सो यू विल से कि आई वॉन्ट मनी. सो ये क्या प्रॉब्लम आ रहा था पार्टर सिस्टम में. नाउ बिकॉज आफ्टर ए वीक द बुक मे हैव लॉस्ट सम वैल्यू एज इट हैज़ नॉट रिमेन द सेम न्यू बुक. बुक में इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अब इट्स रिटर्न इन योर मॉड्यूल तो ठीक है, बट बुक की वैल्यू जनरली ऐसे कम नहीं होती. कोई पेरिशेबल सामान हो तो हो सकता है उसकी वैल्यू कम हो जाए. सो अल्टीमेटली कोई सामान होता है उसकी वैल्यू ओवर द टाइम कम होती है, पर जो रुपए होंगे वो 300 रहेंगे तो 300 ही रहेंगे बाद में जाके भी. 310 अगर हम उससे मांग रहे तो दैट विल अगेन बी द मनी ओनली ना, वो रुपये ही रहने वाले हैं. बट मनी विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेबल इन फ्यूचर डेट एज इट हैज़ स्टोर्ड द वैल्यू. उसकी वैल्यू 300 रुपये भले ही मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो गई होगी, पर अगर उस नोट पे लिखा होगा से 500 तो वो 500 से 300 नहीं हो जाने वाले. 500 है तो 500 ही रहेगा नोट पे. सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, मनी का पावर है कि उसको हम फ्यूचर में ही पे कर सकते हैं. नाउ लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर, टाइप्स ऑफ मनी. मनी किस किस टाइप में होते हैं, वी ऑल नो. पेपर करेंसी और कॉइन्स में होते हैं. How money looks like, what is the form of money. Over the years, the form of money has changed. You must have read in history that during the days of kings and people used to trade by using gold chain, coins, silver coins. पहले क्या होता था, मनी, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, ये सारे कॉइन्स यूज़ करते थे किंग लोग, ठीक है. बिफोर दैट इन एशियन डेज इन सम प्लेसेस पीपल यूज टू होल्ड मनी इन फॉर्म ऑफ कैटल, सॉल्ट. मतलब मनी आने से पहले से मनी मतलब ये नहीं होता है कि ठीक है हमने नोट्स बना लिए या कॉइन्स बना लिए और मनी होकर. पहले के लोग क्या करते थे, कुछ बेसिस रखा था उन्होंने. जब तक इतना एडवांस नहीं हुआ था कि मनी बनाने की मशीन आ गई पेपर का यूज़ करके, या यू नो वॉट एवर द मटीरियल दे यूज़, उसको यूज़ करके अगर चीज़ मनी बन रही है, कॉइन्स बन रहे हैं, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल जब तक मशीन्स नहीं आई थी. तो उसके पहले लोग क्या करते थे, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए उन्होंने सॉल्ट रख लिया या कोई एक सामान रख लिया जिसको सब लोग मनी मानते थे.
सो दैट वॉज ऑल्सो पॉसिबल, वो बार्टर सिस्टम नहीं होता है फिर. सो देयरफॉर पहले सॉल्ट होता था, देन कॉइन्स एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है. Nowadays क्या हुआ, nobody holds cattle या salt. Keeping cattle is not feasible, it is require huge space again, यही प्रॉब्लम आई. Salt perishable cannot be stored for longer time. तो थोड़े टाइम बाद लगा कि ये भी प्रॉब्लम दे रहा है, सॉल्ट को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं बना सकते. तो फिर एक प्रॉब्लम निकालने के लिए क्या निकाला, मनी निकाला, मतलब करेंसी निकाली. Hence after so many experiments over centuries, now people keep money in the form of paper notes आ गए, coins आ गए, which are easy to carry. In India, we have paper notes in the denomination of 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 नहीं है, अब 1000 नहीं है, 2000 हो गया. Normally they are called currency note and named as rupee और rupees बोल सकते हैं, इसका symbol भी बना दिया है, right? Money is paid by buyer or received by seller in the form of currency note. For smaller denomination, we have coins called पैसा, such as 50 पैसा, जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पर ठीक है. 1 रुपी भी है. नाउ कॉइन्स अप टू 10 डिनोमिनेशन आर इन सर्कुलेशन इंडिया. 10 के भी कॉइन्स आ गए, राइट. तो अब और भी एडवांस करते जा रहे हैं हम चीज़ों को. You should know that currency notes and coins which are in circulation are guaranteed by government of India, otherwise anybody can make and misuse them. और ऑफ कोर्स हर कोई मनी नहीं बना सकता, हम घर बैठे बैठे ऐसे मनी नहीं बना सकते, या हमने कोई फैक्ट्री खोल ली और मनी नहीं बन सकता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गारंटी होती है, उस पर साइन होता है गवर्नर का. इफ़ यू ऑब्जर्व करेंसी प्रॉपरली, उसमें गवर्नर का नीचे साइन होता है. एंड देन उसमें मतलब वो एक लाइन बनी हुई होती है जो जिससे हम चेक कर सकते हैं कि वो रिलायबल है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम फेक मनी कहीं भी बना कर देने लगे. मनी बहुत प्रॉपर तरीके से बनता है और सबको पता है कि हाउ टू चेक कि वो ओरिजिनल मनी है या नहीं. एंड देन ओनली पीपल एक्सेप्ट द मनी. रिमेंबर दैट करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ इंडिया आर वैलिड ओनली इन इंडिया एंड नॉट इन अदर कंट्रीज़. हमें पता है कि इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़ है, यहाँ पे ही चलने वाला है. अगर हम दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे तो यूरो चलता है, डॉलर चलता है, राइट, अलग येन चलता है. Every country has its own currency. If you visit other countries, then you have to exchange Indian currency with the currency of the country you are visiting. The name of the currency of some countries हमें यहाँ दिया हुआ है, जैसे यूएसए में डॉलर होता है, यूरोपियन में यूरो होता है, ठीक है. देन यूके में इट्स पाउंड, देन जापान में इट्स येन. तो हर कंट्री का अपना अलग करेंसी होता है. सो दिस वाज अगेन अ टाइप ऑफ मनी. कॉइन्स हो सकते हैं, नोट्स हो सकते हैं, बेसिकली दो ही है, कॉइन्स और नोट्स होते हैं. एंड दिस वॉज योर चैप्टर, a simple chapter. Again we have read 4 topics ही थे, इसमें ज़्यादा नहीं थे. हमने barter system देखा क्या होता है, then we saw need of money, then we saw money और उसके functions, and ultimately we saw types of money. So I hope you understood the chapter. I am back to back sharing अभी terminal exercise के answers on the Telegram group. If you haven't joined, do join it so that you can get access to the solution of terminal exercise. And if you understood the chapter, you can give a like to the video. See, it's your choice. I'm doing my part, you do your part if you wish to, and you can ask your doubts in the comments. Thank you, keep studying and happy learning.